हाय गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट्स हब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस के लिए, और मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो मैंने उस सबको ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और अपने नोट्स आप खुद बनाएं। चाहे तो आप साथ साथ वीडियो देखते हुए भी बना सकते हैं। और किसी भी तरह का आपका कोई क्वेरी होता है, डाउट या फीडबैक, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे मैं आने अपकमिंग वीडियोस में उन पे वर्क कर सकूं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडिया में एट प्रेजेंट ये बैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आरबीआई बैंक्स के पापा होते हैं। आरबीआई, इसे एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आरबीआई के अंडर दो तरह के बैंक आते हैं, एक शेड्यूल बैंक, दूसरे नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर होते हैं, इन्हें शेड्यूल बैंक कहा जाता है। राइट। सो इस तरह आप सिंपल कह सकते हैं कि जो बैंक्स इस आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में रजिस्टर नहीं होते, उन्हें नॉन शेड्यूल बैंक कहा जाता है। लेकिन सिर्फ ये डेफिनेशन बता देना कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में ना रजिस्टर होना ही नॉन शेड्यूल बैंक कहलाता है, ये इनफ नहीं होगा। बीइंग अ बैंकर आपको थोड़ा बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो जो नॉन शेड्यूल बैंक्स होते हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि इनको सीआरआर आपको पता होगा कि बैंक्स को कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व करके रखना होता है, कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना होता है। तो ऐसा कुछ इन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते हैं। ये ऐसा कोई अमाउंट मेंटेन करके नहीं रखते नॉन शेड्यूल बैंक्स अपने पास। देन सेकेंड थिंग, ये कांट बोरो फ्रॉम आरबीआई। नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे कभी भी आरबीआई से कोई हेल्प नहीं मिलती है, ये आरबीआई से मनी बोरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक के। और इस तरह नहीं है कि मतलब मन किया तो रजिस्टर नहीं करा रहे हैं आप अपने बैंक को आरबीआई एक्ट में। ये बैंक्स एक्चुअली इतने छोटे होते हैं, इनका एसेट साइज़ या फिर इनका जो कैपिटल होता है वो इतना स्मॉल होता है कि ये बैंक्स चाह के भी आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें नॉन शेड्यूल कैटेगरी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लोकल एरिया बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने मेंशन किया है। लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं? ये बहुत छोटे बैंक्स होते हैं जो कि स्पेशली किसी एरिया के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही कवर कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपका आया था 1996 में। मैं अभी डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। ये कंसेप्ट आपका आया था 1996 में बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे इंडिया में बात किया जाए तो ब्रांच बैंकिंग चलता है, मतलब एक बैंक होता है, उसकी बहुत सारे एरियाज़ में ब्रांचेस होती हैं। और अगर यूएसए की बात किया जाए तो वहाँ पे यूनिट बैंकिंग होता है। ठीक है। यूनिट बैंकिंग मीन्स कि लेट सपोज किसी एरिया का एक बैंक होगा, उसके आपको फर्दर ब्रांचेस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर करता है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा बैंकिंग में रेवोल्यूशन लाने के लिए इंडियंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उन्होंने ये यूनिट बैंकिंग अडॉप्ट करने के लिए लोकल एरिया बैंक का कंसेप्ट लाया 1996 में। लेकिन ये इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट आपको ज़्यादा नेशनल लोकल एरिया बैंक्स देखने को भी नहीं मिलेंगे। एट प्रेजेंट बस 2 लोकल एरिया बैंक अभी है। फर्स्ट है कृष्णा भीमा लोकल एरिया बैंक जो कि कर्नाटका में है, दूसरा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो कि कोल्हापुर में है। देन बात की जाए कोऑपरेटिव बैंक्स की, ये आरबीआई के अंडर नहीं आते हैं। ये पर्टिकुलर आप इन्हें एक तरह से स्टेट डेवलपमेंट के लिए स्टेट बना लेता है अपना बैंक कोई एक, आप ये समझ सकते हो। ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे केरला कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपने सुना होगा। केरला कोऑपरेटिव बैंक, ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है नॉन शेड्यूल बैंक के कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि केरला स्टेट कम्प्लीटली इसे फंड करती है, केरला स्टेट ही मैनेज करती है, और ये वही स्टेट डेवलपमेंट के ही वर्क करता है।
तो इस तरह आपका मैंने नॉन शेड्यूल्ड बैंक कंप्लीट करा दिया है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। शेड्यूल्ड बैंक तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आरबीआई के अंडर ये सारे बैंक्स आते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक्स रजिस्टर होते हैं उन्हें शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। ये पर्टिकुलर हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो आप कहीं कहीं देख सकते हो कि शेड्यूल्ड बैंक को कमर्शियल बैंक और नॉन कमर्शियल बैंक मतलब 2 कैटेगरी में ही डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर मेंशन किया है कि आप कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक को ही नॉन कमर्शियल बैंक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कमर्शियल मतलब क्या होता है कि आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो। लेट्स सपोज मेरा एक बैंक है, आपको लोन चाहिए, मैं आपको लोन दे रही हूँ, राइट, और उस पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज कर रही हूँ, एक तरह से बैंक का मैं प्रॉफिट कर रही हूँ। तो ये डेवलपमेंट बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नो प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन कमर्शियल बैंक भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैं फिर से बता देती हूँ, शेड्यूल्ड बैंक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो डेवलपमेंट बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, देन कमर्शियल बैंक। सबसे पहले डेवलपमेंट बैंक ही मैं आपको पढ़ाऊँगी। डेवलपमेंट बैंक वो बैंक्स होते हैं जिनको एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट, नाबार्ड। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बजट में अनाउंस कर दिया कि वो 16 लाख करोड़ एग्रीकल्चर लोन पूरे पॉपुलेशन को मतलब बांटेगा, ठीक है। जिनको भी एग्रीकल्चर लोन का नीड होगा उसको 16 लाख करोड़ तक का एग्रीकल्चर फंड करेगा। तो ये अब घर घर जाके तो पैसे नहीं बांटेगी सरकार, गवर्नमेंट हमारी। और नाबार्ड क्या है, वहाँ पे आप जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो जाके अपना अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हैं। तो क्या करेंगे, नाबार्ड क्या करता है, ये इस फंड को मॉनिटर करता है। जैसे आपके सारे बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नाबार्ड, इन सारे बैंक्स में ये फ़ंड एलोकेट करेगा जहाँ से आप एग्रीकल्चर लोन ले सकते हो। तो इसके डेवलपमेंट बैंक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, तो ये सब डेवलपमेंट बैंक के अंडर ही आते हैं। देन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात किया जाए तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स एक मतलब स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, जिसे आप नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। ये सोशल बैंकिंग को प्रमोट करता है। देन बात की जाए कमर्शियल बैंक की, तो अपने इंडिया में अभी आप सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स देखते हो। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बैंक पर्सपेक्टिव से भी। कमर्शियल बैंक होता है स्पेशली पब्लिक डीलिंग के लिए, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मतलब पब्लिक डीलिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए कौन सा बैंक होता है, तो आप इसे कमर्शियल बैंक कहते हो। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, जिससे कि आपको अपने नोट्स बनाने के, अगर आप इस वीडियो को देख के अपने नोट्स बना रहे हो तो आप बना सकते हो। कमर्शियल बैंक में पब्लिक डीलिंग होती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक बताया था मैंने, ये नो प्रॉफिट होते हैं, नो प्रॉफिट। इसमें आप कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाती है गवर्नमेंट इसमें। हाँ, लेकिन आप इसमें सोचो कि आप डेवलपमेंट में जाके, डेवलपमेंट बैंक जैसे नाबार्ड, एक्सिम, सिडबी, आप जाके अपना अकाउंट ओपन करा लो, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर लोन, नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी लोन एलोकेट कर रहा है वो नाबार्ड के थ्रू बाकी बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या फिर मुद्रा लोन वो सिडबी के थ्रू एलोकेट होता है बाकी बैंक्स में। तो इस तरह ये वर्क करता है। चलिए बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं सब कैटेगरीज में, जो कि पढ़ने में इजी रहे आपके लिए। पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक। तो सबसे पहले मैं पब्लिक बैंक्स के बारे में आपको बताऊंगी। पब्लिक बैंक भी दो
कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, नेशनलाइज बैंक एंड एसबीआई। एसबीआई में ऑलरेडी आपको अपनी लास्ट वीडियो में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, एंड नेशनलाइज बैंक भी। जितने बैंक्स थे, नेशनलाइजेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहेंगे तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो पब्लिक बैंक्स वो बैंक होते हैं जिसमें कि आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी कि गवर्नमेंट का शेयर जिसमें 51% से ज़्यादा होता है, राइट। अब आप बताओ, अगर गवर्नमेंट का शेयर 50.05% होगा तो क्या वो गवर्नमेंट बैंक नहीं होगा, राइट। तो ऐसे बैंक जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा होता है, उन बैंक्स को कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सेम एज इट इज़ ऐसे बैंक जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का शेयर 50% या उससे ज़्यादा होता है, 50% प्लस, ओके, 50% से ज़्यादा होता है, उन्हें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। इसे भी डिवाइड किया गया है 3 सब कैटेगरीज में, यूनिवर्सल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। देन बात की जाए, ये तीनों मैं अभी सभी हेडिंग्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसका पार्ट 2 भी जस्ट थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको इजी रहे समझने के लिए भी। और ये पेज भी आप देख सकते हैं काफ़ी फुल हो गया है, तो मैं आपको अलग से पेमेंट बैंक एंड स्मॉल पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको अलग से इसकी क्लास लगा के पूरा एक्सप्लेन करूँगी। देन अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कोई भी 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के नेम, तो ये आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे कि बात किया जाए, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 5-6 याद करके रखो, मेमोराइज़ करो। देन फॉरेन बैंक्स की बात करें तो ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर अब्रॉड में है एंड ब्रांचेस इंडिया में, इन्हें फॉरेन बैंक कहा जाता है। अब इंडिया में हो तो फिर आरबीआई की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो बैंक्स के पापा हैं। तो ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर अब्रॉड में है और ब्रांच इंडिया में है, तो ऐसे बैंक्स को कहा जाता है फॉरेन बैंक। और इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, आपको इसके भी 4-5 नेम लर्न करके रखने हैं, कि कभी भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे या फिर बैंक में ही आपको अगर पूछा जाए तो आप उसे बता सको। तो ये एचडीएफसी बैंक हो गए, सॉरी एचएफडीसी बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, डीबीएस, स्टार एंड चार्टर बैंक, तो ये सारे आपके फॉरेन बैंक्स के एग्जांपल है। देन तो गाइस चलिए अब आरआरबीज़ की भी बात कर लेते हैं। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। अब बात की जाए तो इंडिया में बैंक्स की कमी नहीं थी, इतने सारे पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक्स होने के बाद भी आरआरबीज़ की नीड क्या पड़ी। जैसे कि बात की जाए बड़े बैंक्स की, जैसे एसबीआई का ही आप एग्जांपल ले लो, तो एसबीआई क्या होता है, पूरे कंट्री में वर्क करता है, राइट। तो वो एक पॉलिसी बनाता है पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को ध्यान में रख के। लेट सपोज उसने एग्रीकल्चर लोन बनाया, ठीक है, और अब एसबीआई की ब्रांच हो गई दिल्ली में भी, मुंबई में भी, यूपी में भी, यूपी के जो लखनऊ, कानपुर, सब जगह हो गई, ठीक है। तो एसबीआई ने जो एग्रीकल्चर लोन बनाया उसमें वो वीट के लिए, क्या बात की जाए, गेहूं के लिए वो दे रहा है लोन, ठीक है, लेकिन राइस के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है। अब बात की जाए बिहार की, तो बिहार में राइस क्रॉप्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक। और जो भी मतलब बड़े स्टेट्स हैं उनके लिए तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जैसे विलेज की बात की जाए, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स टाउन्स की बात की जाए, तो वहाँ के किसानों की नीड्स अलग हैं, उन्हें कम पैसे में लोन चाहिए, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, ऊपर से जो मिनिमम बैलेंस है वो इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पर्टिकुलर एक रीज़न के लिए बैंक बनाने का सोचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसलिए रीजनल रूरल बैंक्स आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके रिकमेंडेशन में आए, तो ये नरसिम्हा राव कमेटी, ये आपको लर्न करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं राइट कर दे रही हूँ। नरसिम्हा राव कमेटी,
नरसिम्हा राव कमेटी बनाई गई 1975 में। उनकी ही रिकमेंडेशन पे आरआरबीज बने, और ये पहला आरआरबी जो है, फर्स्ट आरआरबी ऑफ दिस कंट्री, वो 2 अक्टूबर 1975 को बनाया गया, और इसका नाम है प्रथमा बैंक। और ये बनाया गया मुरादाबाद, यूपी में। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको कंप्लीट अभी इन जो भी स्ट्रक्चर है, बैंकिंग स्ट्रक्चर, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। सिर्फ बचे हैं आपके पेमेंट बैंक, स्मॉल पेमेंट बैंक, और तो मैं ये अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि आजकल अगर डिजिटल करेंसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, पेमेंट बैंक, स्मॉल पेमेंट्स बैंक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी, तो उसमें आपको ये आंसर्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो अब ये वीडियो मैं फिनिश करने जा रही हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, लाइक करें, अपना कमेंट भी शेयर करें। इनकेस आपको कोई डाउट होता है या फिर आपको कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप वो शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से, अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और कोई भी सजेशन होता है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ज़रूर आपके नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर योर टाइम, बाय।